साथियों कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों श्वसन तंत्र, एक बिल्कुल नया टॉपिक। और श्वसन तंत्र के बारे में आज पूरी बातें हम करेंगे और जो है कोशिश करेंगे कि आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मैं स्वागत करता हूं आपका बायोलॉजी की एक नई क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियोस पसंद आ रहे होंगे आपको और उससे मदद ज़रूर मिल रही होगी। तो दोस्तों कोई भी समस्या है तो कमेंट हमें ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको कितनी मदद मिल रही है। ठीक है, तो बायोलॉजी किस क्लास में दोस्तों आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कंकाल तंत्र भी कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन तंत्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, हमको क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है और इससे जुड़ा हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। श्वसन कहते किसे हैं? हम श्वसन कहते किसे हैं? आइए देखते हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि हम सांस लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं। प्रत्येक जीवित, जो भी चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको जीवित रखने के लिए क्या होता है? अपने शरीर को ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है दोस्तों? ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का विघटन करती है या ऑक्सीकरण करती है और ऊर्जा प्रदान करती है। यही ऊर्जा किसी भी जीवित जीव को जीवन की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। उनके अंदर जो भी जैविक प्रक्रियाएं हैं उसका पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से या विघटन से। और ये कब होगा? जब वो बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विखंडन ही क्या है? श्वसन है। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब इसमें दो बातें हैं। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन। क्लियर हुआ? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन। क्लियर हुआ? दो बातें इसमें शामिल हैं, या इसको बहुत सिंपल कह लें कि जो है भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। जटिल पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। सरल पदार्थों का निर्माण होता है। जटिल पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, या इसको हम विघटन कह सकते हैं। विघटन होता है। ठीक है, और क्या होता है? सरल पदार्थों का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? मतलब जटिल से सरल पदार्थ बनते हैं। दोस्तों उपापचय मैंने आपको बताया था, उपापचय एक प्रक्रिया है। उपापचय में क्या होता है? एक होता है उपचय, उपापचय या मेटाबॉलिज्म। उपापचय ये है जैविक प्रक्रिया दोस्तों। ठीक है, जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था इसके दो भाग हैं, एक है उपचय और दूसरा है अपचय। सिंपल इसको हमेशा के लिए याद करने की तकनीक क्या है? उपचय अपचय दोनों मिला के क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म या उपापचय। मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय होता है। ये शरीर की जैविक प्रक्रियाओं का एक भाग है। मतलब कई तरह की जैविक प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का बनना, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का बनना। ठीक है, तो ये जो है कुल मिला के उपापचय कहलाता है। और उपचय ये क्या है? एनाबॉलिज्म। और ये क्या है? कैटाबॉलिज्म।
यहाँ आप एकदम सिंपल तरीके से समझ लीजिए, हमेशा याद हो जाएगा, पहले नहीं पढ़ा है तो भी। उपचय में दोस्तों क्या होता है, उपचय में सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनते हैं। सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनते हैं मतलब छोटे छोटे कणों से बड़े कणों का निर्माण होता है, शरीर के भार में वृद्धि होती, विकास होता है। ठीक है, ये एक तरह से डेवलपमेंट है। और ये क्या है, अपचय क्या होता है, ये विखंडन है। विखंडन है, इसमें क्या होता है, जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं। जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं। जैसे उपचय में क्या होगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना। अपचय में क्या होगा, प्रोटीन का अमीनो एसिड के अणु में टूटना। क्लियर हुआ? ठीक है, तो कहने का मतलब इस न्यूक्लिक अम्ल का डीएनए में बदलना। न्यूक्लिक अम्ल मिलके क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। और यहाँ अपचय में क्या होगा, वही चीज, डीएनए जो है न्यूक्लिक अम्लों में टूटेगा। मतलब अपचय में विखंडन होता है और इसमें कंस्ट्रक्शन होता है उपचय में। क्लियर हुआ? ये आप अगर याद कर लेंगे तो आपको इसका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रक्रिया है श्वसन की। श्वसन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि जटिल पदार्थ जो होते हैं इनका ऑक्सीकरण या विघटन होता है, सरल पदार्थों में ये बदलते हैं। मतलब ये कौन सी प्रक्रिया है, अगर ये सवाल पूछे कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, अपचय या उपचय, तो आप कहेंगे ये अपचय या कैटाबोलिज्म है। क्लियर हुआ? एक सवाल यहाँ से बन गया। ये बात भी आपको समझ में आ गई? चलिए, इससे शरीर के भार में कमी होती है। श्वसन से क्या होता है, शरीर के भार में कमी होती है। दोस्तों श्वसन से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है सिविल सर्विस में कि जो है श्वसन से क्या होता है, तो शरीर के भार में कमी होती है। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर विखंडन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने देख ली, उपचय अपचय भी देख लिया और कैसे ये प्रक्रिया है ये भी देख लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम बढ़ते हैं परिभाषा के बाद आगे श्वसन के बारे में और चीजों को जानते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या देखना है हमको, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दरअसल क्या होता है, जो पचे हुए पोषक पदार्थ हैं, ये तो पाचन में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पचे हुए पोषक पदार्थ, पचे हुए जो पोषक पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इनका क्या होता है दोस्तों, इनका क्रमिक ऑक्सीकरण होता है। क्रमिक क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है। क्रमिक ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है, ऑक्सीकरण को आप विघटन भी समझ सकते हैं, विघटन भी समझ सकते हैं, चाहे आप ऑक्सीकरण करिए चाहे विघटन समझिए। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं क्या करती हैं दोस्तों, कोशिकाएं क्या करती हैं, मुख्यतः ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं। किसका प्रयोग करती हैं, ग्लूकोज का। जो भी कोशाएं होती हैं या कोशिकाएं होती हैं ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं, इसीलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ये सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ होता है। ईंधन पदार्थ मतलब सबसे पहले ग्लूकोज को ग्रहण करेंगी, सबसे पहले कोशिकाएं ग्लूकोज का निर्माण करेंगी, उसके बाद अगर ग्लूकोज से नहीं जो है काम बन रहा है या वो अपर्याप्त है, तब वो जो है वसाओं का ऑक्सीकरण करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये जो है प्रक्रिया है पचे हुए पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण की। चलिए अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसको जो है कितनी प्रक्रिया में बांटा जा सकता है। श्वसन प्रक्रिया को अगर हम क्रम से देखें तो कितनी प्रक्रिया में बांटा जा सकता है, 3 प्रक्रिया में। श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया इसको हम बांटेंगे 3 भाग में। सबसे पहले बाह्य श्वसन, सबसे पहले बाह्य श्वसन, और दूसरे नंबर पे आएगा गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, और तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन।
सबसे पहले बाह्य श्वसन होता है, फिर गैसों का परिवहन होता है, उसके बाद आंतरिक श्वसन के माध्यम से श्वसन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बाह्य श्वसन को बहुत सरल भाषा में समझते हैं दोस्तों। प्राणी और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या है? बाह्य श्वसन है। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे हम जो सांस लेते हैं इसमें नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, लेकिन चूंकि हमें ऑक्सीजन ग्रहण करना है तो हमारी जो रक्त केशिकाएं हैं वो जो है ऑक्सीजन को विसरण के माध्यम से ग्रहण कर लेती हैं फेफड़े से। अब चलिए, ये O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है ये क्या है दोस्तों? बाह्य श्वसन है। ठीक है, वातावरण से मतलब हम कह सकते हैं कि प्राणी और वातावरण के बीच गैसों का विनिमय। ठीक है, गैसों में क्या कहेंगे? O2 और CO2 का विनिमय या एक्सचेंज, विनिमय। ठीक है, विनिमय। ये विनिमय क्या है दोस्तों? O2 और CO2 का। ठीक है, चलिए इसको क्या कहेंगे? बाह्य श्वसन। और ये बाह्य श्वसन कहाँ होता है? जैसे हम नासिका द्वार से जो है सांस को अंदर लेते हैं तो श्वास नली से फुफ्फुस या फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़े में ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो भी रुधिर से आता है उसको जो है विसरण के द्वारा रक्त में विसरण के द्वारा क्या किया जाता है? फेफड़े में छोड़ दिया जाता है, फिर ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है फेफड़े द्वारा। मतलब वहीं विसरण से ऑक्सीजन इनटेक होता है और CO2 को जो है बाहर निकाल दिया जाता है फेफड़े से। तो कहने का मतलब ये कहाँ होता है दोस्तों? ये प्रक्रिया कहाँ होती है? फुफ्फुसों में। कहाँ होती है? फुफ्फुसों में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन को फुफ्फुस श्वसन। क्या कहते हैं दोस्तों? फुफ्फुस श्वसन या फुफ्फुसी श्वसन। क्लियर हुआ? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फुफ्फुसी श्वसन हमने देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना और CO2 का बाहर निकलना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने देख लिया कि गैसीय विनिमय है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? गैसीय विनिमय भी कह सकते हैं। गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय भी कह सकते हैं। गैसीय विनिमय क्या है? गैसीय विनिमय क्या है? यह है बाह्य श्वसन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन इनटेक होती है और CO2 बाहर निकाली जाती है। ये प्रक्रिया फुफ्फुस में होती है, इसलिए उसको फुफ्फुसी श्वसन भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये है हमारा बाह्य श्वसन। चलिए, बाह्य श्वसन हो गया दोस्तों। अब बाह्य श्वसन में हमको एक चीज और समझनी है। क्या समझना है? श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, जिसको हम ब्रीदिंग कहेंगे। श्वासोच्छ्वास, इसको हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। ब्रीदिंग मतलब क्या? सांस लेना। यही चीज जो गैस विनिमय हमने देखा या फुफ्फुसी श्वसन देखा, इसी में ये किसके अंतर्गत आता है? श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है इसको और डिटेल करके समझ लेते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया गैस का एक्सचेंज होता है, O2 का इंटेक होता है और CO2 का क्या होता है? बाहर उच्च श्वसन होता है। अब यहाँ हमको देखना है किस तरह होता है दोस्तों। पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? निःश्वसन। इसको निःश्वसन कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? अंतःश्वसन, या क्या कह सकते हैं? इंस्पिरेशन। इसको और क्या कह सकते हैं? इंस्पिरेशन कह सकते हैं। दूसरा है उच्छ्वास। दूसरा है उच्छ्वास या बहिर्श्वसन। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सपिरेशन। ठीक है, एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन मतलब उच्छ्वास। देखिए, यह है अंतःश्वसन, यह है बहिर्श्वसन।
इसमें ऑक्सीजन ली जाती है, इसमें CO2 छोड़ी जाती है। अब देखिए इनको बेसिकली एक दो पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। ये देखिए बाह्य श्वसन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। इसमें क्या होता है, जब श्वसन पूरा हो जाए मतलब ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ पहला पॉइंट क्या है, CO2 को छोड़ना, CO2 को छोड़ना। यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, देखिए एक होता है एल्वेओली, क्या होता है, एल्वेओली। एल्वेओली क्या होता है दोस्तों, ये फेफड़ों का जो अंतिम सिरा होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, उसी को कहते हैं। एल्वेओली से क्या होता है आप समझिएगा, O2 को ग्रहण किया जाता है तो एल्वेओली से ही क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन विस्तृत होकर रुधिर में मिल जाती है। ये ऑक्सीजन एल्वेओली से ही विस्तृत होकर एल्वेओली में मिल जाती है और शरीर के अन्य भागों तक रुधिर के माध्यम से पहुंच जाती है। इसी एल्वेओली से कार्बन डाइऑक्साइड विस्तृत होकर रुधिर में, प्लाज्मा में मिल जाती है और शरीर से बाहर निकालने के लिए फेफड़े में आती है, वहां शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलिए क्लियर हुआ। आइए दोस्तों अब हम देखेंगे क्या, अब हम श्वासोच्छ्वास देख चुके हैं, इसमें हमने निःश्वसन और बहिर्श्वसन दोनों देख लिया। अब हमको देखना है दोस्तों दूसरा वाला पॉइंट, गैसों का विनिमय, ठीक है। गैसों का विनिमय कैसे होगा, गैसों का विनिमय मतलब यहाँ पर गैसों का विनिमय होगा कैसे, बाह्य श्वसन में हम लोग देखेंगे कि गैसों का विनिमय कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों ये होता कैसे है, ये जो गैसों का विनिमय होता है ये दाब में अंतर की वजह से होता है, दाब में अंतर की वजह से। जैसे मान लीजिए रुधिर में ऑक्सीजन का दाब होता है तो वो एल्वेओली के माध्यम से बाहर विस्तृत हो जाती है, अंदर विस्तृत हो जाती है। अब CO2 के साथ क्या होता है, रुधिर में इसका दाब होता है तो एल्वेओली के माध्यम से बाहर निकल जाती है। और इसी तरह ऑक्सीजन के साथ उल्टा होता है, ऑक्सीजन जब हम इनटेक करते हैं तो एल्वेओली के माध्यम से वो फेफड़े में ग्रहण कर ली जाती है, दाब में अंतर के कारण वो विस्तृत होकर रक्त में मिल जाती है। और CO2 के साथ उल्टा होता है, CO2 के साथ उल्टा होता है मतलब रक्त से दाब के अंतर के कारण निकल के एल्वेओली से बाहर आ जाती है और बाहर निकाल दी जाती है। ये होता है दाब में अंतर के कारण, ठीक है। अब जैसे फेफड़े में जो है गैसीय विनिमय होता है दोस्तों, ऊतकों में भी वही होता है। जैसे मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जो है O2 लेना है, O2 लेना है और CO2 जो है निकालना है। तो यहाँ पर जो विसरण होगा ये भी दाब में अंतर की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, दाब में अंतर की वजह से गैसीय विनिमय होगा। चलिए बाह्य श्वसन हमने अच्छे से समझ लिया। अब दोस्तों हमको समझना है गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन समझना है, ठीक है। अब गैसों के परिवहन में क्या है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक और फेफड़ों तक, O2 का फेफड़ों से कोशिकाओं तक आना और CO2 का O2 का और ये है CO2 का, ठीक है। O2 का फेफड़ों से कोशिकाओं तक आना और कोशिकाओं से CO2 का फेफड़ों तक आना, ये क्या है दोस्तों, गैसीय परिवहन है। गैस का परिवहन ही तो है, क्योंकि जब हम अंतर श्वसन में O2 को इंटेक करेंगे फिर वो फेफड़े से कहाँ पहुंचेगा, कोशिकाओं तक, ठीक है। फिर ये CO2 क्या होगा, CO2 भी जो है वहां से कोशिकाओं से विस्तृत होके किस में आएगा, रक्त में शामिल होगा, फिर जो है फेफड़ों तक वापस आएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा उच्च श्वसन के माध्यम से। इसमें अंतर श्वसन होता है, इसमें उच्च श्वसन होता है। तो ये हो गया गैसों का परिवहन। अब ये रुधिर परिसंचरण तंत्र की वजह से संभव होता है। जब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र,
ये जो परिवहन है ये संभव कैसे होता है, आखिर O2 जो है फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचती कैसे है, ऑक्सीजन की वजह से ही ये पहुंचती है रुधिर परिसंचरण तंत्र की वजह से, मतलब रक्त में मिलती है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को संयुक्त करके कोशिकाओं तक लेके जाता है। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता तो गैसों का परिवहन न हो पाता। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी रक्त और लसिका के माध्यम से, रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से ये होता है CO2 कोशिकाओं से फेफड़ों तक आता है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर CO2 को हम देखेंगे वो पूरी तरह से जो है हीमोग्लोबिन से नहीं जाता है, रुधिर प्लाज्मा से भी उसका परिवहन होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो कहने का मतलब लेकिन होता किससे है, रक्त के माध्यम से और रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र गैसों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हीमोग्लोबिन यहाँ पर चर्चा हुई तो देखते हैं क्या, हीमोग्लोबिन देख लेते हैं। क्या देखेंगे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों, ये हीम होता है जो लौह है, और ये क्या है, ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है दोस्तों, ये प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है दोस्तों, ये लाल वर्णक है, लाल वर्णक है, इसको हम श्वसन वर्णक भी कहते हैं। श्वसन वर्णक कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है दोस्तों, रुधिर में पाया जाता है और लाल वर्णक होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अब दोस्तों देखिए, हीमोग्लोबिन करता क्या है, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, संयुक्त कर लेता है और कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। CO2 को वापस लेने का काम भी जो है ये करता है परिवहन का, लेकिन केवल 10% करता है। बाकी जो CO2 वापस आती है फेफड़े में वो रुधिर प्लाज्मा से आती है। ठीक है, चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या है, लौह है और ग्लोबिन प्रोटीन है। अब देखिए ये बात आपको समझ में आई दोस्तों कि ऑक्सीजन तो पूरी तरह से, O2 तो पूरी तरह से हीमोग्लोबिन से ही आती है। ठीक है, और CO2 क्या करती है, CO2 जो है 10% हीमोग्लोबिन से और बाकी जो है किससे आती है, रुधिर प्लाज्मा से। ठीक है, रुधिर प्लाज्मा से आती है और किससे आती है, रुधिर प्लाज्मा से ही आती है बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में आती है, बाइकार्बोनेट के रूप में। तो आप मान के चलिए कि CO2 हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच होकर आती है और रुधिर प्लाज्मा में भी मिल के आती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका गैसीय परिवहन। अब इसमें आपको और क्या समझना है, सांस लेने की दर जो है दोस्तों, सांस लेने की दर क्या है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप समझ लीजिए 12 से 15 बार, 12 से 15 बार प्रति मिनट एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 12 से 15 बार प्रति मिनट सांस ले सकता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और, फेफड़े का कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य क्या है, मतलब क्या फेफड़े में कुछ हवा ऐसी होती है जो इमरजेंसी के लिए स्टोर होती है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी जीव सामान्य श्वसन करता है, सामान्य श्वसन करता है, तो उस स्थिति में दोस्तों 1500 ml, 1500 ml, ध्यान दीजिएगा 1500 ml क्या होती है, वायु। वायु फेफड़े में हमेशा भरी रहती है, फेफड़े में हमेशा भरी रहती है। 1500 ml वायु फेफड़े में हमेशा भरी रहती है, मतलब एक इमरजेंसी जो है स्टोरेज है। कहने का मतलब अगर श्वसन में कभी व्यवधान उपस्थित होता है, थोड़ा बहुत व्यवधान उपस्थित होता है तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। तो ये 1500 ml क्या है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, फेफड़े की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य। ठीक है, कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये है 1500 ml। क्लियर हुआ। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हमको देखना है दोस्तों आंतरिक श्वसन। आपने देखा बाह्य श्वसन जो फुफ्फुस श्वसन कहलाता है, फुफ्फुस में होता है।
आपने देखा दोस्तों गैसों का परिवहन किस तरह होता है, ठीक है। अब आपको देखना है आंतरिक श्वसन। अब हम देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है वो है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है दोस्तों, आंतरिक श्वसन क्या है। देखिए अभी फेफड़े में आपने देखा कि वहां पर गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। नाक से श्वास अंदर आई और यहाँ पर गैसों का विनिमय हुआ, मतलब ऑक्सीजन का इंटेक हुआ और CO2 का क्या हुआ, निःश्वसन के माध्यम से वो बाहर निकली। अब देखिए दोस्तों आंतरिक श्वसन में क्या होता है, ये अंदर होता है ऊतकों में। क्लियर हुआ। आपने देखा कि जो है गैस कहाँ तक जाती है, ऑक्सीजन कहाँ तक जाती है, कोशिकाओं तक जाती है। तो कहीं न कहीं वहाँ गैसों का परिवहन विनिमय वहाँ भी हो रहा है। बाह्य श्वसन में जिस तरह गैसों का विनिमय हुआ फेफड़े में, इसी तरह कोशिकाओं में भी गैसों का विनिमय हो रहा है। मतलब रक्त से ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से CO2 कहाँ आ रही है, रक्त में या रक्त प्लाज्मा में, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आई। यही क्या है, गैस विनिमय आंतरिक जब होता है तो इसको आंतरिक श्वसन कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। क्लियर हुआ। रुधिर और ऊतक के बीच, रुधिर और ऊतक के बीच, रुधिर और ऊतक के बीच जो गैसीय विनिमय होता है, क्या होता है, गैसीय विनिमय। समझ में आया आपको। ऑक्सीजन का भी विनिमय कैसे होगा, रुधिर से कोशिकाओं में, और CO2 का कैसे होगा, कोशिकाओं से रुधिर में या रुधिर प्लाज्मा में। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम, चूंकि ये कोशिका के अंदर होता है दोस्तों, तो जैसे उसे फुफ्फुस श्वसन कह सकते हैं या गैसीय विनिमय कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। चूंकि ये गैसीय विनिमय कोशिका में संपन्न होता है तो इसलिए हम इसको कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। कोशिकीय श्वसन क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब कोशिकीय श्वसन जो है क्लियर हो गया आपको। ये कोशिकीय श्वसन कहिए चाहे आंतरिक श्वसन कहिए। अब आंतरिक श्वसन दो तरीके का होता है। आंतरिक श्वसन हमने समझ लिया, ये कहाँ होगा, रुधिर और ऊतक के बीच। कौन कौन गैसों का, O2 और CO2 का, ये आपको पता ही है। अब आंतरिक श्वसन दोस्तों दो तरीके का होता है। आंतरिक श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये होता है दो प्रकार का। पहला होता है अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, जिसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा दोस्तों, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें देखिए ऑक्सी और अनाक्सी से ही आप समझ जाएंगे कि यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। ऑक्सीजन की मतलब अब आंतरिक श्वसन में देखिए रुधिर और ऊतक के बीच गैसीय विनिमय हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अनाक्षी श्वसन भी है और आक्षी श्वसन भी है। देखिए कैसे होगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ये क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्लियर हुआ। यहाँ पर प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की और यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंस होती है, ठीक है। एक जो सीधा सीधा जो है इसमें अंतर है। दूसरी चीज क्या होती है, अनाक्षी श्वसन को हम देखते हैं और अच्छे से क्या क्या चीजें इसमें हैं।
ये जटिल, देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कई जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं अनाक्षी श्वसन में भी और आक्षी श्वसन में भी। तो यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण कह सकते हैं या विखंडन कह सकते हैं, आंशिक विखंडन, ठीक है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है जो क्या है, कोशिकीय ईंधन है, कोशिकीय ईंधन है। ग्लूकोज क्या है दोस्तों, सावर्तिक ईंधन है या कोशिकीय ईंधन है। सबसे पहले ग्लूकोज ही ऑक्सीकृत होता है या विखंडित होता है ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आंतरिक श्वसन में क्या है, आंतरिक श्वसन दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, रुधिर और ऊतकों के बीच होता है। जैसे बाह्य श्वसन फेफड़े में हो गया, अब रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती, कोशिका में। तो जो कोशिका में श्वसन होता है वो है कोशिकीय श्वसन, ठीक है, जिसको आंतरिक श्वसन हम कहते हैं, इसको पढ़े हैं। वहां पर दो तरह की प्रक्रिया होती है, एक है अनाक्षी श्वसन की, दूसरी है आक्षी श्वसन की। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो ये होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होगा। चलिए, कोशिकीय ईंधन का विखंडन होता है, ठीक है, लेकिन आंशिक होता है, ये शब्द याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन उपस्थित होती तो पूर्ण विखंडन होता, लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित है इसलिए आंशिक विखंडन होता है, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन नहीं रहने की स्थिति में भी विकल्प बना दिया है प्रकृति ने या सिस्टम ने बना दिया है ताकि श्वसन हो पाए। ऊर्जा की आवश्यकता तो रहेगी ही, ये बात अलग है, उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपने देखा ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों ग्लूकोज के आंशिक विखंडन की। मतलब ग्लूकोज का जो आंशिक विखंडन होता है ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई। अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो प्रोडक्ट अलग होगा, यहाँ पर बनेगा पायरुविक अम्ल। अब इसके बाद देखिए, चूंकि यहाँ पर क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो ध्यान दीजिएगा बाकी सारी ऊर्जा जो है पायरुविक अम्ल में संचित हो जाती है। मतलब जब श्वसन हुआ, आंशिक हुआ, चलिए ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ, आंशिक हुआ, तो कितने परसेंट ऊर्जा बनती है, 7% ऊर्जा, केवल 7% ऊर्जा का निर्माण होता है। बाकी किस में संचित हो जाती है, पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल में बाकी ऊर्जा संचित हो जाती, पूरी तरह से ग्लूकोज जलने नहीं पाता, बाकी की ऊर्जा किस में संचित हो जाती है, पायरुविक अम्ल में। क्लियर हुआ। अब ये क्या हो जाता है, बाद में पायरुविक अम्ल किस में बदल जाता है, अगर यहाँ पायरुविक अम्ल में बाद में भी ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन का काम क्या है दोस्तों, तोड़ देना पूरी तरह से। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो कम टूटा, अब ऊर्जा यहाँ पर बची रह गई पायरुविक एसिड में। अगर बाद में ऑक्सीजन भी मिल जाती है किसी तरह से, बाद में ऑक्सीजन मिल जाती है पायरुविक अम्ल से, तो ये पूरी तरह से ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिली और अनाक्षी श्वसन होता रहा तो पायरुविक अम्ल क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा दो चीज में। पायरुविक अम्ल दोस्तों दो चीज में चेंज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, देखिए, अगर जंतुओं में चेंज होगा तो लैक्टिक एसिड में, अगर जंतुओं में श्वसन हो रहा है, ठीक है, तो किस में बदल जाएगा, लैक्टिक अम्ल में। और यहां पर अगर ये पौधों में हो रहा है तो एथिल एल्कोहल में। अगर जंतु में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा, जो लैक्टिक एसिड हमारे घुटनों में, जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, या अनाक्षी श्वसन की वजह से ही होता है। और अगर पौधों में होगा तो किस में बदल जाएगा, एथिल एल्कोहल में। किस में बदल जाएगा, एथिल एल्कोहल में। ये अनाक्षी श्वसन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर पेशियों में इकट्ठा हो जाता है लैक्टिक अम्ल, और ये कहाँ इकट्ठा होता है, पौधों में। ये जो है एथिल अल्कोहल मांसल फलों में, मांसल फलों में, पौधों में, पौधों में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जीवाणु में और फफूदों में भी ये अनाक्षी श्वसन होता है दोस्तों, जीवाणुओं में भी और फफूदों में। तो वहां भी क्या होता है, एथिल एल्कोहल में ये बदल जाता है, जीवाणुओं में और फफूदों में, फफूदों में। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है,
जंतुओं में ये लैक्टिक एसिड के रूप में इकट्ठा हो जाता है और मांसल फलों में, पौधों में, जीवाणुओं में, फफूंदों में ये एथिल एल्कोहल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। आपने देखा होगा कच्ची शराब को जब आप जो है अनाक्षी श्वसन के माध्यम से जमीन के अंदर दबा के रखते हैं, सड़ाते हैं, तो अनाक्षी श्वसन के परिणाम स्वरूप ही दोस्तों क्या होता है, एथिल एल्कोहल बनता है। जो एल्कोहल का निर्माण होता है इसी तरह होता है। चलिए वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर पायरुलिक अम्ल किसमें चेंज हो गया, लैक्टिक एसिड में जंतुओं में चेंज होता है, एथिल एल्कोहल पौधों में या प्लांट्स में। चलिए ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे इसको और समझना है आपको, क्या जानना है, कहाँ कहाँ होता है अनाक्षी श्वसन, कहाँ कहाँ होता है अनाक्षी श्वसन। जो जीव होते हैं दोस्तों, जीवों में गहराई पर जो ऊतक स्थित होते हैं, जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में, ठीक है, गहराई पर स्थित ऊतकों में होता है। अंकुरित होते बीजों में, प्लांट में क्या होता है, जो बीज होते हैं दोस्तों, जो अंकुरित होते हैं, अंकुरित होते बीजों में भी जो है क्या होता है, अनाक्षी श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है, अनाक्षी श्वसन होता है। कुछ फलों में अल्प समय के लिए, फलों में अल्प समय के लिए। यहां आपने देखा दोस्तों ऑक्सीजन नहीं था तो बाय प्रोडक्ट क्या निर्मित हुआ, आपने अभी देखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है क्या, अनाक्षी श्वसन, जिसको हम शर्करा किण्वन भी कहते हैं, शर्करा किण्वन। फर्मेंटेशन जो हमने बताया आपको, फर्मेंटेशन जो शराब सड़ा के बनती है, वहाँ पर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के माध्यम से ही एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा हो गया आपका आंतरिक श्वसन या आंतरिक श्वसन का एक भाग अनाक्षी श्वसन, ठीक है। अनाक्षी श्वसन हमने देखा अच्छे से। अब दोस्तों आक्षी श्वसन और जो बची चीजें हैं हम अगली वीडियो में देखेंगे और ये श्वसन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक है, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बची हैं, तो इसलिए अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही और उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आई होगी। ये भी महत्वपूर्ण है श्वसन तंत्र, और ये अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन भी अच्छे से समझिएगा। यहाँ से सवाल बनते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है तो क्या बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। इसका व्यवहारिक जीवन में काफी उपयोग भी है, ठीक है, व्यवसायिक उपयोग भी है, इसलिए इसको जरूर समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।